रिक्शा में स्पोर्स का जर्मिनेशन हमेशा फेवरेबल कंडीशन यानी कि अनुकूल परिस्थितियों में होता है। जर्मिनेशन से पूर्व स्पोर्स मॉइस्ट या नमी को अवशोषित करके फूल जाते हैं। कैम्पबेल साइंटिस्ट के अनुसार स्पोर्स का बहिर्चौल व मध्यचौल ट्राइरेडिएट रीड्स के स्थान पर फट जाता है और अंतःचोल या एंडोस्पोर एक ट्यूब के रूप में बाहर आ जाता है। इस ट्यूब को जर्म ट्यूब कहते हैं। एक अन्य मत के अनुसार ट्राइरेडिएट रीड्स के विपरीत भाग पर बने जनन छिद्र से जर्म ट्यूब का निर्माण होता है। जर्म ट्यूब तेजी से ग्रोथ करके लॉन्ग कर्व शेप्ड की हो जाती है और स्पोर्स का संपूर्ण साइटोप्लाज्म इस जर्म ट्यूब के दूरस्थ सिरे पर इकट्ठा हो जाता है और फिर इसमें क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाते हैं। जर्म ट्यूब के एपेक्स भाग पर ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा टर्मिनल सेल्स बन जाती है। टर्मिनल सेल्स के बनने के साथ ही जर्म ट्यूब के विस्तारण से राइजोट्स डेवलप हो जाते हैं और अंतस्थ कोशिका के दो वर्टिकल डिविजन्स जो कि एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तथा एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। इस प्रकार चार चार कोशिकाओं के दो टायर बन जाते हैं। अब ऊपरी टायर की चार कोशिका से जो कि एपिकल सेल का कार्य करती है, ऊपरी टायर की शेष तीन कोशिका तथा निचले टायर की चारों कोशिकाएं बार बार डिवाइड करती हैं और थैलस का बेसल पार्ट बनाती हैं, जबकि एकल सिंगल एपिकल सेल के वर्टिकल डिवीजन से एपिकल सेल्स की एक पंक्ति बन जाती है जिनके विभाजन से थैलस की ग्रोथ होती रहती है। There is no resting period in germination of spores. The germination requires presence of light, low temperature and sufficient moisture. The spores absorb moisture and swell. A germ tube emerges out through the germ pore. The dense protoplasm flows through the germ tube to its distal end, which cut a large terminal cell. The first rhizoid is formed near the base of tube. The terminal cells divide, resulting in the formation of two tiers of 4 cells each. Further growth results in the formation of young flat thallus. The diagram show life cycle of rickshaw or alternation of generation. The life cycle is diplohaplontic type and the alternation of generation is heteromorphic type, since the plant bodies of two generations are morphologically similar. रिक्शा का मेन प्लांट बॉडी जो कि थायलॉइड के रूप में होता है, ये गेमेटोफिटिक होता है। थैलस की डॉर्सल सरफेस पर डॉर्सल ग्रूव में
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंथीडिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर्चिगोनिया डेवलप होते हैं। ये दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स एक्रोपिटल सक्सेशन में प्रोड्यूस होते हैं। एंथीडिया में बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजोइट्स का निर्माण होता है, जबकि आर्चिगोनिया में एक एग पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप 2x जायगोट या ओस्पोर का निर्माण होता है। जायगोट से स्पोरोगोनियम का डेवलपमेंट होता है और फिर स्पोरोगोनियम में मियोसिस डिवीजन के द्वारा हैप्लॉइड स्पोर्स का निर्माण हो जाता है। ये हैप्लॉइड स्पोर्स जब जर्मिनेट करते हैं तो गेमिटोफिटिक थैलस का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से आपने देखा होगा कि रिक्शा के लाइफ साइकिल में 2 स्पष्ट फेजेस पाई जाती हैं। नंबर 1 गेमिटोफिटिक थैलस एंड सेकंड स्पोरोफिटिक या स्पोरोगोनियम थैलस। लाइफ साइकिल की इन दोनों अवस्थाओं को पीढ़ी या जनरेशन कहते हैं। गेमिटोफाइट मेन प्लांट और स्पोरोफाइट या स्पोरोगोनियम लाइफ साइकिल के एक दूसरे से अल्टरनेटिव क्रम में प्रकट होते रहते हैं। इस घटना को ही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपको बताया था, स्पोर्स इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ गेमिटोफिटिक जनरेशन। फिर गेमिटोफाइट पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लगते हैं। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में फ्यूजन होता है, जायगोट बनता है एंड देन जायगोट इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। इस तरह से गेमिटोफिटिक जनरेशन और स्पोरोफिटिक जनरेशन एक दूसरे के एकांतरण क्रम में प्रकट होते रहते हैं। इसे ही हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। रिक्शा की दोनों ही जनरेशन में प्लांट में मॉर्फोलॉजिकली विभिन्नता पाई जाती है। गेमिटोफिटिक थैलस के रूप में लाइफ साइकिल की प्रमुख व स्पष्ट स्वतंत्र पीढ़ी दिखाई देती है, जबकि स्पोरोफाइट या स्पोरोगोनियम के रूप में अपेक्षाकृत अल्पजीवी 2x फेज दिखाई देती है, जो कि गेमिटोफिटिक फेज पर यानी कि गेमिटोफाइट पर परजीवी के रूप में सरवाइव करता रहता है। इस तरह से हम रिक्शा की लाइफ साइकिल के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। थैंक्स।